हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बढ़िया और शानदार तरीके से मैंने कहा ना सर, आपको दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। पहले बात करेंगे इंग्लिश मीडियम की, केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज और क्या चाहिए सब कुछ करवाया जाता है सर। डीपीपीस और पीवाईक्यू भी। मैंने कहा चलिए सर, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बढ़िया और शानदार तरीके से जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम पे है वही सेगमेंट आपका हिंदी मीडियम पे भी करवाया जाता है। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, डरना नहीं है सर। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए, अपन सब देख लेंगे, A1 तरीके से देख लेंगे, बढ़िया और शानदार तरीके से। ठीक है, तो सर आज क्या करने वाले हैं? मैंने कहा भाई आज करेंगे धमाकेदार काम, बायोमोलिक्यूल। सर ये तो काफी दिन से चल रहा है। मैंने कहा अरे बाबू नीचे देखो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन आ गया है। अच्छा सर, लेकिन क्वेश्चन 1 से 12। मैंने कहा हाँ भाई बहुत सारे, 25 क्वेश्चन है, तो 12 इसमें निपटाएंगे और बाकी बाद में निपटा देंगे। हाँ सर, बात तो सही कह रहा हूं, एक नंबर बात कह रहा हूं। करे चालू सर? सर फटाफट। तो मैंने कहा फटाफट ले आओ, जल्दी पेन कापी सब ले आओ, फटाफट बैठ जाओ और अब भी चालू करते एक नंबर तरीके से। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये देखिए सर, शानदार क्वेश्चन आपके सामने। चलो तो भाई पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। अगर आपको याद हो तो बायोमोलिक्यूल की शान है, बायोमोलिक्यूल की जान है। सर यहीं से कहानी चालू हुई थी, जब मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तब मैंने आपको मोनोसैकेराइड्स की बात करवाई थी और मैंने कहा था सर मोनोसैकेराइड्स, सिंपल सी बात, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो फर्दर डिसोसिएट नहीं होते, फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होते पानी में जाके। बेसिक एग्जांपल्स थे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब तरीके से, है ना। इनको अपन फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे भी डिवाइड करते हुए चलते हैं और साथ ही साथ इनको अपन नंबर ऑफ कार्बन के बिहाफ पे भी डिवाइड करते हुए चलते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। प्यार से पढ़ना सर, प्यार से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। मोनोसैकेराइड्स नोन एज सिंपल शुगर्स, बिल्कुल, कंप्राइजेस ऑफ वन शुगर यूनिट दैट कैनॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर्स। क्या? सिंपल शुगर्स। कोई दिक्कत की बात है यहां तक? ठीक है, आगे देखते हैं। वी कैन क्लासिफाई अ मोनोसैकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप। दो लोगों के बेसिस पे करते हैं। प्रेजेंट इन देम द मोनोसैकेराइड्स विच कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप इज टर्म्स एज एल्डोज। देख रहे हो, अगर उस कार्बोहाइड्रेट में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड है, क्या है सर? एल्डिहाइड है, तो उसको अपन कहते हैं एल्डोस। एंड दोस विच हैव कीटो ग्रुप, कीटोन ग्रुप होता है, तो उसको फिर अपन नाम देते हैं कीटोस। क्या नाम देते हैं? कीटोस। तो सर फंक्शनल ग्रुप के ब्याह पे ये डिवाइड करते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं, हाइड्रोलिसिस फर्दर नहीं हो सकते, उसको भी अपन मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। अब कार्बन के हिसाब से भी करते हैं, अभी आपको बताता हूं, पहले इतना नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी, पहले इतना नोट डाउन करो। चलो सर, मजा तभी आएगा, टेंशन की बात नहीं लेना है। डन, बढ़े आगे? यस सर। अब देखो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ मोनोसैकेराइड्स इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रायोसिस। ट्रायोसिस का मतलब होता है जिसमें 3 हो, टेट्राओसिस जिसमें 4 कार्बन हो, 5 कार्बन है पेंटाओसिस, और 6 कार्बन है तो हेक्सोसिस, और 7 कार्बन है तो हेप्टोसिस। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कॉल्ड एज एल्डोस। एल्डोस मतलब जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, विच कंटेन 3 कार्बन एटम, तो 3 कार्बन एटम को क्या कहते हैं? ट्रायोसिस। और इसको क्या कहते हैं जिसमें एल्डिहाइड हो? तो एल्डोस। एल्डोस प्लस ट्रायोसिस क्या हो जाएगा? एल्डोट्रायोस। और जब अगर कीटोन हो तो फिर इसको कहते हैं कीटोट्रायोस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है सर। ये होता है हमारा क्या? कार्बोहाइड्रेट। ये होता है हमारा क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। और इसी को हम मोनोसैकेराइड्स भी कहते हैं।
मोनोसैकेराइड्स भी कहते हैं, बिल्कुल। ईजी क्या है सर? ईजीपीजी क्या है सर? ईजीपीजी, जल्दी देखो, जल्दी देखो। ईजीपीजी, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? जल्दी देख के बता दीजिए, कोई परेशानी तो नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। डन, पक्का? यही याद रखना, कीटोट्रायोसोस और ये अपना एल्डोट्रायोस, कीटोट्रायोस और एल्डोट्रायोस, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है सर। व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स? कौन होते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स? हाँ, क्या बोलूं सर? रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशंस को क्या कर दें भैया? रिड्यूस कर दें। क्या कर दें भैया? रिड्यूस कर दें, है ना? जो रिड्यूस कर दे किसको? फेलिंग सॉल्यूशंस को और आपके टॉलेंस रिएजेंट को। किसको सर? टॉलेंस रिएजेंट। इन दोनों को अगर जिस भी कार्बोहाइड्रेट ने रिड्यूस कर दिया, क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, उनको हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। उसको हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। उसको हम नाम देते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या नाम देते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स। जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक तरफा बिल्कुल, एक तरफा बिल्कुल। जरा ध्यान से सुनते चलेंगे, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, तभी मजा आएगा, ठीक है? अच्छा, अपन जानते भी है फेलिंग सॉल्यूशन और ये सब क्या होता है, याद है क्या नहीं है? सब बिल्कुल आपने पढ़ाया था, याद करो। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता था? फेलिंग ए, फेलिंग बी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, याद आया? टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर नाइट्रेट ऑफ अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। दोस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट which reduces फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस reagent are termed as reducing sugars, are termed as reducing sugars। बस बस भाई बस, इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है, इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, एकदम कतई ही बढ़िया वाला क्वेश्चन। कैसे बढ़िया वाला क्वेश्चन? चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बिंदास तरीके से। यस सर। राइट टू मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। क्या दो मेन फंक्शंस होते हैं सर? एक तो क्या होता है कि सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि प्लांट्स में थोड़ा स्टोरेज का काम भी करता है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा क्या होता है कि सर जी जो उसकी सेल वॉल होती है उसको बनाने के लिए भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। मैं भी आपको बताता हूं, बिल्कुल देखिए। द टू मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अ प्लांट्स आर एज फॉलो, आर एज फॉलो। क्या क्या है सर? जरा ध्यान से सुनेंगे। द टू मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन अ प्लांट्स आर एज फॉलो। ठीक है, क्या है जरा सुनिएगा प्यार से, प्यार से, प्यार से। पॉलीसैकेराइड्स लाइक स्टार्च एक्ट एज स्टोरेज मॉलिक्यूल। कहा था ना कि कौन से कार्बोहाइड्रेट में तो पॉलीसैकेराइड भी आते हैं। पॉलीसैकेराइड भैया बड़े मॉलिक्यूल जिनको हाइड्रोलिसिस करने पे कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। लाइक स्टार्च एक्ट एज स्टोरेज मॉलिक्यूल, स्टोरेज मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं इसको अपन? स्टोरेज मॉलिक्यूल। मैंने कहा ठीक है सर, डन। क्या कहते हैं? स्टोरेज मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर नेक्स्ट, सेल्यूलोज इज यूज्ड टू बिल्ड द सेल वॉल एंड इट इज पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, एक और होता है आपका कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम है सेल्यूलोज, सुना है नाम? इसका काम होता है टू बिल्ड द सेल वॉल। मैंने कहा ना अभी, सेल वॉल को बनाने का काम करता है, और ये भी एक पॉलीसैकेराइड है भैया, दोनों पॉलीसैकेराइड है भैया। स्टार्च भी पॉलीसैकेराइड है जो स्टोरेज के काम में आता है, और भैया सेल्यूलोज भी आपका एक पॉलीसैकेराइड है जो क्या काम करता है भैया? सेल वॉल को बनाने का काम करता है। किसको बनाने का काम करता है? सेल वॉल को। मैंने कहा ठीक है सर,
मैंने कहा डन सर, बिल्कुल सही बात कही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल वॉल बनाने के काम में आता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात कही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक तरफा बोले तो झकास। कैसा सर? बिल्कुल झकास तरीके से। एक बार देख लीजिए सर, बिल्कुल देखते चले। ये देखिए, ये देखिए, कोई तकलीफ, कोई परेशानी अगर हो जाए तो बताइए जरूर। अगर कोई भी तकलीफ हो तो बताइए जरूर। मैंने कहा बिल्कुल सही है सर, एक तरफा चल रही है गाड़ी। कैसे चल रही है? एक तरफा चल रही है गाड़ी, बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है सर, बिंदास चलने दो, चलने दो, चलने दो, बिंदास चलने दो, ठीक है। हां भैया, क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, राइबोस, 2-deoxyराइबोस, माल्टोस, गैलेक्टोस, फ्रक्टोस एंड लैक्टोस। सर इनको डिवाइड करिए मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स में, ठीक है सर। किसमें सर? मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। मोनो, ए बबुआ अपन ने पढ़ा है सर, मोनोसैकेराइड्स सिंगल दिल वाले होते हैं। ये दिल वाले, ये सिंगल दिल वाले होते हैं सर। मतलब इनको आप पानी में डालोगे तो कोई दिल विल नहीं टूटता। ये लोग बेचारे बहुत मार खा चुके हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे डाइसैकेराइड्स। कौन आते हैं हमारे? डाइसैकेराइड्स। ये डबल दिल वाले होते हैं, मतलब इनको पानी में डालोगे तो 2 दिल मिलते हैं। 2 दिल मिल रहे हैं, वही वाला गाना बजता है इनके लिए। नया नया है अभी इनका, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोनोसैकेराइड्स और ये हो गया अपना डाइसैकेराइड्स। मैंने कहा ठीक है सर। अब इसमें देखो क्या आता है सर। पहली बात, राइबोस शुगर। याद करो आरएनए में थी या नहीं थी? आरएनए में राइबोस शुगर थी और भैया ये मोनोसैकेराइड्स थी। सिंपल एक ही स्ट्रक्चर था, तो सर राइबोस मोनोसैकेराइड्स में आएगा। फिर वहीं अपन ने डीएनए भी पढ़ा था। डीएनए में कुछ नहीं हुआ था सर, डीऑक्सी एक ऑक्सीजन हट गया था तो उसको अपन ने नाम दिया था 2-deoxyराइबोस। 2-deoxy राइबोस शुगर। क्या होता है? 2-deoxyराइबोस शुगर। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही जा रहे हैं। फिर क्या आता है सर? फ्रक्टोस। हम जानते ही हैं फ्रक्टोस तो भैया सिंगल यूनिट में ही टूटता है। उसके बाद सर गैलेक्टोस। सेकेंड नंबर के कार्बन पे बस चेंजेस होते हैं ग्लूकोज में, तो वो भैया बन जाता है गैलेक्टोस। गैलेक्टोस क्या सर? गैलेक्टोस। ये 4 आपको यहीं मिलेंगे, ये 4 आपको यहीं मिलेंगे। राइबोस, 2-deoxyराइबोस और आपका गैलेक्टोस और फ्रक्टोस। ये हमें लग रहा है ये होना चाहिए। देखिए 2-deoxyराइबोस, गैलेक्टोस, राइबोस और फ्रक्टोस, ठीक है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं डाइसैकेराइड्स, जिनको पानी में डालते से 2 मॉलिक्यूल मिलने चाहिए। जिनको पानी में डालने से 2 मॉलिक्यूल मिलने चाहिए भैया, वो होते हैं हमारे डाइसैकेराइड्स, जिसमें पहला नाम माल्टोस, पहला नाम माल्टोस और दूसरा नाम लैक्टोस। पहला नाम माल्टोस और दूसरा नाम लैक्टोस। जल्दी देखो, पहला नाम माल्टोस और दूसरा नाम लैक्टोस। जल्दी 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 जल्दी, पहला नाम माल्टोस और दूसरा नाम लैक्टोस। भैया माल्टोस हो गया, लैक्टोस हो गया और ये चारों को अपन कहते हैं राइबोस, 2-deoxyराइबोस, फ्रक्टोस और गैलेक्टोस। चलो फोर्थ क्वेश्चन भी यहां पर निपट चुका है। फोर्थ क्वेश्चन भी यहां पर निपट चुका है। जल्दी देखिए, फोर्थ क्वेश्चन भी यहां पर निपट चुका है। चलिए बिंदास तरीके से आगे बढ़ना है और फटाफट खत्म करते हुए चलना है सर।
क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर होता है समाप्त। ये देखिए सर, डीऑक्सीराइबोस, गैलेक्टोस, राइबोस एंड फ्रक्टोस और लैक्टोज एंड माल्टोस, ये डाइसेक्राइड्स, ये हमारे मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स और हमारे डाइसेक्राइड्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बिंदास दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? हाँ, क्या सर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल था, मैंने पढ़ाया भी था आपको, कि जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं, नहीं, जब हम शुगर की बात करते हैं, शुगर बोले तो सुक्रोज भी बोला जाता है। सुक्रोज को जब हमने पानी में डाला था तो हमें पता चला था कि उसके अंदर दो लोग होते हैं, ठीक है, एक होता है ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और एक होता है फ्रक्टोज। जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं ना सर, तो ये एक ऑक्सीजन की बॉन्ड से जुड़ते हैं, एक ऑक्सीजन की लिंकेज से जुड़ते हैं। किसकी लिंकेज से? ऑक्सीजन की लिंकेज से। और वो जो ऑक्सीजन की लिंकेज होती है, जो दोनों को जोड़ के किस में तब्दील करती है? शुगर में, उसी को कहा जाता है सर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जनरली सारे डाइसैकेराइड्स में आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है। क्या मिलती है? जनरली ज्यादा से ज्यादा आपको डाइसैकेराइड्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है। द लिंकेज विच फॉर्म्स बाय द लॉस ऑफ वाटर, पानी निकल के फिर वहां पर ऑक्सीजन की लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स, दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में, थ्रू एन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम की लिंकेज होती है, उसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा। अभी क्या कहते हैं उसको अपन? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहते हैं सर उसको अपन? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या कहते हैं उसको अपन? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जल्दी, क्या कहते हैं सर उसको अपन? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जल्दी, क्या नाम है उसका? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बढ़िया तरीके से नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो, ये देखिए, मैंने कहा ही था, फॉर एग्जाम्पल इन अ सुक्रोज मॉलिक्यूल टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट, कहा था ना, दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स, कौन कौन? अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होता है सर जी? जैसे ये मान लेते हैं, ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये आपका बीटा डी फ्रक्टोज है। क्या है सर जी? बीटा डी फ्रक्टोज। अब क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज ये रहा, बीटा डी ये रहा। अब क्या होगा सर? यहां पे भी OH था, देखो, और यहां पे भी OH था। इधर से क्या हुआ? पानी निकल गया। पानी कैसे निकला? मान लो पानी निकलने के लिए यहां से OH चला गया और यहां से H चला गया, तो ये H2O निकला। अब ये जो O था ये बीच में आ गया, और जैसे ये O बीच में आया, इसी को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो दो मोनोसेक्राइड्स को जोड़ने का काम करती है पानी निकालने के बाद, और फिर तैयार करती है आपका डाइसेक्राइड्स, फिर तैयार करती है आपका डाइसेक्राइड्स, फिर तैयार करती है आपका डाइसेक्राइड्स, फिर तैयार करती है आपका डाइसेक्राइड्स। जल्दी देखेंगे सर, फिर तैयार करती है आपका डाइसेक्राइड्स। जल्दी देखो, इजी था, इजी था मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या था सर? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया, डन। चलो, हाँ, what is glycogen? How is it is different from starch? सर ग्लाइकोजन जो होता है ना, वो एनिमल्स में स्टोर होता है, जी हाँ, और थोड़ा सा आप ये मान के चलिए स्ट्रक्चर में ही फर्क होता है। अब जो स्टार्च होता है ना, वो दो लोगों से मिलकर बनता है, एक हमारा अमाइलोस, एक हमारा अमाइलोस से बनता है, और एक हमारा अमाइलोपैक्टिन से बनता है।
एक हमारा अमाइलोज से बनता है और एक हमारा अमाइलोज पैक्टिन से, अमाइलो पैक्टिन और अमाइलोज से मिलकर बनता है। ये जो अमाइलोज होता है ये हमारा सिंपल चेन होती है, सिंपल सीधी सीधी चेन होती है, ठीक है। और ये जो होती है ये हमारी ब्रांच होती है, ये क्या होती है, हमारी ब्रांच होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां पर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में होती है, और यहां जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो C1 और C4 के बीच में होती है। ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी, अभी सब बताऊंगा मैं आपको इसके अंदर। आप डरना नहीं है, बस आपको डरना नहीं है। आ जाओ सर, ग्लाइकोजन ऑल्सो टर्म्ड एनिमल स्टार्च इज फाउंड ओनली इन एनिमल्स, इट इज पॉलीसेकेराइड्स, इट इज पॉलीसेकेराइड्स। काय में फाउंड होता है भैया, एनिमल्स में, एनिमल्स में बाबू, और ये एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है भैया। अब आगे, बोथ ग्लाइकोजन्स एंड स्टार्च आर द मेन सोर्स ऑफ ग्लूकोज दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ह्यूमंस, दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द ह्यूमंस, ठीक है भाई। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ह्यूमंस को, हमको, ठीक है। आगे सुनेंगे किसमें फर्क आता है, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, स्टार्च कंप्राइजेस अ चेन एंड अ ब्रांच कंपाउंड। देखा, स्टार्च में दो चीजें होती है, अरे भैया यहां का चला गया, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन, एक सीधा होता है और एक ब्रांच होता है, ठीक है। वेयर एज ग्लाइकोजन, ये सिंपल सीधा है, इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल एंड इट्स ब्रांच, वो सिर्फ एक ही से बनता है, ब्रांच से, और वो सिंपल चेन और ब्रांच दोनों से मिलकर बनता है। हमने कहा ठीक है सर, अभी देख लेंगे भाई, फटाफट नोट डाउन करो पहले, फटाफट नोट डाउन करो पहले, जल्दी नोट डाउन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन 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 डन, तकलीफ तो नहीं है कोई, कोई भी दुख दुविधा अगर हो तो बता दो, वैसे तो नहीं होनी चाहिए सर, वैसे तो नहीं होनी चाहिए। कह रहा सर हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा, मैंने कहा बता देंगे सर, बता देंगे भैया। देखो सबसे पहले पूछा है सुक्रोज में क्या बनने वाला है, तो सर अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी फ्रक्टोस, अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी फ्रक्टोस। चेक करके देखो एक बार, द हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर विल गिव वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोस एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डी फ्रक्टोस। बेटा ये तो इतना स्ट्रक्चर बना बना के पढ़ाया है ना, क्या बताऊं। मैंने कहा ना, जिसको स्ट्रक्चर्स याद नहीं हो भैया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 12th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लीज जाइए उसमें चेक करिए भैया। ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब तो करवाए गए हैं भाई भर भर के, कि आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत ना हो जाए, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जल्दी बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, ये मान के चलिए। डन, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, कोई तकलीफ हो तो, कोई परेशानी हो तो बता दो, वैसे तो नहीं होनी चाहिए परेशानी, अगर है तो बताओ परेशानी, नहीं है बढ़िया हूं आगे, पक्का। चलो स्ट्रक्चर्स भी हैं वो भी देख लेंगे सर। ये देखिए सर, ये हमारा शुगर होता है, ये जो हमारा है क्या है, शुगर। अब इसको क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस। देखो इधर आओ, ए भाई इधर आने का, जल्दी उधर भागने का नहीं है, ठीक है। ये जो है इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब जैसे ही पानी डाला तो ये लिंकेज टूटेगी, ये लिंकेज टूटेगी, कैसे टूटेगी, है ना। अब पानी में क्या होता है, पानी में दो चीजें होती है, H और OH। देखो तो O के साथ क्या चला जाएगा, H, तो यहां पर नीचे आ जाएगा OH आ गया, और ये टूट गया तो ये OH इसके पास चले जाएगा। देखो सर यही बनेगा, H के नीचे OH और CH2 के नीचे OH, दिख रहा है। अब ये OH बना है यहां पर, ये अपना हो जाता है भैया बीटा डी फ्रक्टोज, क्योंकि भैया कीटोन लगा है ना, तो ये हो गया बीटा डी फ्रक्टोज,
और यहां पर क्या लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप से बनता है। ये कैसे बनता है, एल्डिहाइड ग्रुप से। तो इसको अपन जब भी ये पेंटोज वाला दिख जाए ना, पेंटागन वाला, तो समझ जाना फ्रक्टोज है। ये हेक्सागन टाइप का दिखे आपको तो समझ जाना ग्लूकोज है। तो ये बनता है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज समझ में आया कैसे बना है? मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरीके से जुड़ के ये दोनों तैयार हुए हैं। डन। जल्दी 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 फटाफट, कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम आए तो बताओ। डन। जल्दी 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 जल्दी। हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलिए, समझ में आ रहा है? नहीं? चलो, अगर आ रहा है तो बताइए भाई, आ रहा है तो बताइए भाई। कोई भी दिक्कत है तो बताइए, अपन देख लेंगे। डन हो जाएगा, ठीक है। चलो सर ये देखिए, अच्छा अब ये उसकी बात आ गई, लैक्टोज की। लैक्टोज कैसे बनता है? तो देखिए सर, लैक्टोज बनता है बीटा डी गैलेक्टोज और एंड बीटा डी ग्लूकोज। पता है इनमें बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है। ग्लूकोज को अगर गैलेक्टोज बनाना है ना, मैं भी आपको पीछे बताता हूं, बहुत माइनर सा फर्क होता है। सेकंड कार्बन पे बस लेन देन होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो याद रखना है, दोनों में बीटा रहेगा, दोनों में डी रहेगा, दोनों जी से चालू होंगे। एक गैलेक्टोज होता है और एक ग्लूकोज होता है। सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। चलो बढ़ो आगे, देखो ये देखिए, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज अपन को जी ए लिखना था, वहां पर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है ना, जी ए लिख लेना आप, ठीक है। चलो आ जाओ सर, पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये रहा लैक्टोज का। हाँ, लैक्टोज का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, ठीक है सर। करें आगे, देखें। चलो सर, ये कौन सी लिंकेज है सर? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। कहां लिखूं? यही ऊपर लिखता हूं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मैंने कहा ठीक है सर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझना बात को, जरा बात को समझना, मजा आएगा। सर क्या करना है? पानी देना है। मैं तो पानी पानी हो गई, बिल्कुल तोड़ दो। तो O के पास चला जाएगा H, तो एक OH यहां आ गया, और अब OH था तो वो नीचे जाएगा, ये आ गया। देखो ये दो मॉलिक्यूल तैयार हो गए। और अगर आप देखो तो सर पूरा मॉलिक्यूल सेम होगा, बस कार्बन आप थोड़ा सा ध्यान दे देना। कौन से नंबर के कार्बन पे भैया? देख लो आप कौन से नंबर के कार्बन पे ध्यान देना है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4th नंबर के कार्बन पे ध्यान दे लेना बस, 4th नंबर के कार्बन पे ध्यान दे देना बस, आप और कुछ भी नहीं। देखो पहला कार्बन सेम, दूसरा कार्बन पे भी सेम अरेंजमेंट, तीसरे कार्बन पे भी देखो सेम अरेंजमेंट, बस 4th कार्बन पे देख लो। अगर 4th कार्बन पे OH नीचे है तो सर ये ग्लूकोज है, लेकिन अगर 4th कार्बन पे OH ऊपर है तो इसको कहते हैं गैलेक्टोज। बस इतना फर्क था सर, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है इसमें, इसके अलावा इसमें कोई फर्क नहीं है। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो इसमें, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है इसमें, बिल्कुल बिंदास तरीके से। जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये है लैक्टोज का भैया हाइड्रोलिसिस, दोनों का बता दिया भाई मैंने, लैक्टोज का भी बता दिया और इसका भी बता दिया। कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं आई है। डन डना डन 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 डना डन डन। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। चलो, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। बढ़ू आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया मजेदार आएगा। क्या कह रहा है सर? बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस, बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। मैंने कहा भैया यार काफी डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। अगर अपन पहले स्टार्च की बात करेंगे,
तो स्टार्च के अंदर आप देखेंगे अमाइलोज मिलेगा और अमाइलोपेक्टिन मिलने वाला है, ठीक है सर। और अगर सेलुलोज की बात करेंगे तो सर वहां तो आपको सीधा सीधा ब्रांच मिलने वाला है। अब अमाइलोज में क्या होता है, ये सिंपल स्ट्रेट चेन होती है, ये स्ट्रेट चेन में जुड़ता है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो होता है ना ये ब्रांच में जुड़ता है। मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल चेन एज वेल एज ब्रांच। लेकिन अगर मैं बात करूं सेलुलोज की तो भैया वो तो सिंपल ब्रांच में ही चलता है, वो तो सिंपल काय में चलता है, ब्रांच में ही चलता है। अरे अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको पूरा, बना के तो इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं ये पहले करवा चुका हूं सारी चीजें। लेकिन अभी अपन सिंपल सी बात करेंगे, सिंपल सी बात करके देखेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आने वाली है। डन। अभी 1 मिनट में बना के दिखाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। चालू करें, पहले इतना स्क्रीनशॉट लो, लिया, चलो अब देखते हैं अपन आगे की तरफ। चलो तो फिर इसको खत्म करते हैं फटाफट और देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है इसके अंदर। अब इसमें अगर आप देखें तो दो चीजें सर, स्टार्च और सेलुलोज। मैंने क्या बोला, स्टार्च बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज, दो लोग आएंगे अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, और सेलुलोज में होता है बीटा डी ग्लूकोज, वो सीधे ब्रांच वाले से आता है, ठीक है। चलो देखो बढ़िया तरीके से देखेंगे सर। चलिए, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। कितने भैया, 2 कंपोनेंट। कौन कौन सर? सर कौन कौन? एक होता है अमाइलोपेक्टिन और दूसरा होता है अमाइलोज, ठीक है भैया। और दोनों अल्फा डी ग्लूकोज से बनने वाले हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया भैया, क्या बताया मैंने आपको, कि अगर मैं बात करूं अमाइलोज की तो सर लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन है किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की। किसकी लॉन्ग चेन है भैया, अल्फा डी ग्लूकोज की, और जिसमें भैया आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है सी कार्बन 1 और सी कार्बन 4 के बीच में। कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने वाली है। और सर अल्फा डी ग्लूकोज है इसलिए इसको अल्फा लिंकेज भी कहते हैं, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आ जाओ भैया, देखो अमाइलोज हैव अमाइलोज हैव अ longer linear chain of alpha D glucose unit joined by C1 and C4 glycosidic linkage। और भैया अल्फा है तो इसको अल्फा लिंकेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसको अल्फा लिंकेज भी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ तो एक बार यस बोलो, एक बार दिल बना दो सर, एक बार दिल हो जाए सर, बड़ी देर बाद, क्योंकि भैया काफी क्वेश्चंस हो गए तो एक बार लाइक शेयर तो बनता है। एक बार तो लाइक शेयर बनता है भाई, तभी मजा आएगा। एक बार तो लाइक शेयर बनता है बढ़िया और शानदार तरीके से, फिर ही मजा आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला सर। बिल्कुल मजा नहीं आएगा, कुछ भी कर लो आप। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी बात सराहकों पे मान ली मैंने मान ली, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। चलो सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। मैंने कहा ठीक है सर, मान लेते हैं, जरूरी भी है मानना, ठीक है, मान लेते हैं, जरूरी भी है मानना। चलो अब देखो यहां पर सर, यही रहा, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये 4th कार्बन और ये 1st कार्बन, इसी के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसी को कहते हैं अल्फा लिंकेज, और ये बनाता है अमाइलोज। क्या बनाता है सर, अमाइलोज। क्या बनाता है, अमाइलोज, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपका अमाइलोज तैयार हो गया, यहां पर आपका अमाइलोज तैयार हो गया सर, चेक करके देख लो, यहां पर आपका अमाइलोज तैयार हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हो गया सर, अमाइलोज तैयार हो गया, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन 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 डन, अमाइलोज तैयार हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे ये अमाइलोज हो गया, और ये हमारा अमाइलोपेक्टिन, ये हमारा अमाइलोपेक्टिन, बिल्कुल सर, ये अमाइलोज, ये हमारा अमाइलोपेक्टिन।
पैक्टिन। मैंने कहा बहुत सही। और कौन सी लिंकेज हुई है? अल्फा लिंकेज। भैया ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं, पेपर में अगर आ गया और किसी का गलत हुआ तो भैया फिर सोच लेना। इतनी चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं मैं ये बात। चलो अब आते हैं अमाइलोपेक्टिन पे। किस पे आते हैं? अमाइलोपेक्टिन पे। अमाइलोपेक्टिन ये सेकेंड पार्ट होता है किसका सर? स्टार्च का। इसको आप ब्रांच पार्ट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ब्रांच पार्ट भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है सर? स्टेट चेन तो होती है, जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट तो इसमें भी रहता है, जहां पर C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगी मिलेगी। लेकिन सर एक और होता है जिसमें एक लिंकेज और आती है, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 6, ये भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और यही बनाता है सर इसको काय में? ब्रांचिंग में कन्वर्ट। यही इसको ब्रांचिंग में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या करता है सर? ये ब्रांचिंग में कन्वर्ट करने का काम करता है। यही इसको ब्रांचिंग में कन्वर्ट करने का काम करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूं। ए बाबा, इसको हटाने का रे, ये देखो लाइक वाइक हटाने का, अभी समझाते मैं। देखो कितना प्यार से, ज्यादा घबराओ मत, इधर आओ। While amylopectin is a branch chain polymer of alpha D glucose unit, in which the chain is formed by carbon 1 carbon 4 glycosidic linkage, and the branching occurs by carbon 1 carbon 6 glycosidic linkage. कार्बन 1 कार्बन 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देखो ये सीधी सीधी चेन है, पहले इसको हटा रहा हूं मैं। ये सीधी सीधी चेन है और अब ये सीधी सीधी में एक ब्रांचिंग लगी है। देखो कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में, ये वाला 6, ये तो 5 है, ये 6 है। इनके बीच में जो लिंकेज आई है ये वाली, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन ये क्या हुई है सर? ये वाली, इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? कार्बन 1 कार्बन 6, जिसके वजह से ब्रांचिंग हुई है। और ये वाली कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? कार्बन 1 कार्बन 4, और इसी को कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। इसी को कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। इसी को कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। जल्दी देखो भाई, जल्दी देखो जल्दी। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डन, इजी था, बढ़िया था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बिल्कुल सही बोले हो सर, बिल्कुल सही बोले हो सर। ये लो, ये सेल्यूलोज की बात करेंगे अब। आप किसकी बात करेंगे? सेल्यूलोज की। द सेल्यूलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। किसका सर? बीटा डी ग्लूकोज की बात हो रही है, बीटा डी ग्लूकोज। और इसमें जो लिंकेज होती है सर, वो होती है C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन सर इसका वो क्या है, इसका मोनोमर क्या है सर? ये बनता है बीटा डी ग्लूकोज से। तो इसकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को अपन अल्फा लिंकेज नहीं कहेंगे, इसको अपन कहेंगे बीटा लिंकेज। बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। वहां अल्फा था इसलिए अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहां बीटा लिंकेज। ये देखिए सर, दिख रहा है? और यहां पर देखिए सर, ये फर्स्ट कार्बन मान लो, और ये हमारा फोर्थ कार्बन। ठीक है, ये हमारा फोर्थ कार्बन, ये हमारा फर्स्ट कार्बन। तो भैया कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में बीटा लिंकेज, कार्बन 1 कार्बन 4 के बीच में बीटा लिंकेज। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है सेल्यूलोज का। किसका स्ट्रक्चर है सर? सेल्यूलोज का। तो यही फर्क है दोनों में जो मैंने आपके सामने रख दिया। यही फर्क है दोनों के बीच में जो मैंने आपके सामने रख दिया है। जल्दी देखो, यही फर्क है दोनों के बीच में जो मैंने आपके सामने रख दिया है। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी।
मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं थी इसके अंदर। बढ़िया तरीके से तैयार हुआ है सेलुलोज, बढ़िया तरीके से तैयार हुआ है सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया तरीके से खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया तरीके से खत्म होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं आई। डन। चल अब आते हैं अपन रिएक्शंस पे। व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ द फॉलोइंग रिएजेंट। जब हम ग्लूकोज को इनके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? सर ग्लूकोज क्या होता है? सर एल्डिहाइड है। यहां पर अपने पास 4 कार्बन होते हैं, उसको ऐसा लिख लो, और नीचे अपने पास होता है सर एल्कोहल CH2OH, CH2OH इस तरीके से, प्लस HI के साथ करवा रहे हैं, HI के साथ करवा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसके साथ करवा रहे हैं? HI के साथ करवा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर HI क्या करती है? सर एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। किसका काम करेगी? रिड्यूसिंग एजेंट। HI जो होती है ये काम करती है रिड्यूसिंग एजेंट, और इस पूरे का क्या करवा देगा? रिडक्शन। कितने कार्बन है सर? 4 और एक 5 और एक 6, तो सर 6 कार्बन की चेन बन जाएगी, जिसको अपन हेक्सेन कहते हैं। सर सिंपल सी रिएक्शन है जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं और आपको आनी भी चाहिए। ये तैयार हो गया है आपका हेक्सेन, ये तैयार हो गया है आपका हेक्सेन। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 HI के साथ आपने रिएक्शन कराई और ये बन गया आपका हेक्सेन। क्या बन गया सर? आपका हेक्सेन। कोई भी दिक्कत की बात यहां तक नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई भी दिक्कत की बात आपको नहीं होनी चाहिए। हेक्सेन बन चुका है सर। क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है सर बढ़िया और शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बन गया सर? हेक्सेन तैयार हो गया, ये फर्स्ट वाले का। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर पीछे भी दिखा देता हूं मैं। यही बनने वाला है, पहले इसको एक बार नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? चलो ये देखो, आफ्टर हीटिंग अ डी ग्लूकोज विथ HI फॉर अ लॉन्ग टाइम N-हेक्सेन इज फॉर्म। ये देखिए N-हेक्सेन क्यों लिखा है? क्योंकि सिंपल चेन है, सीधी चेन, इसलिए N लगा देते हैं। स्ट्रेट चेन में N लगा देते हैं, लेकिन अगर सिंपल हेक्सेन भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ये रहा डी ग्लूकोज, हीट और HI के प्रेजेंस में। जल्दी नोट डाउन कर लो सर। सर खुशी से नोट डाउन कर लो सर। सर खुशी से नोट डाउन कर लो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खुशी से नोट डाउन कर लो सर। जल्दी जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट डाउन कर लो, ठीक है? चलो ये यहां पे नहीं भैया, अभी पीछे है। हाँ, ब्रोमीन वाटर। क्या है सर? ब्रोमीन वाटर। आ जाओ, ब्रोमीन वाटर का भी कर लेते हैं सर। सर ग्लूकोज थोड़ी चेंज होगा। ये हो गया 4 और ये, ठीक है सर। ये जो ब्रोमीन वाटर है ना, ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये इसका ऑक्सीडेशन करवाता है, लेकिन सबका नहीं करवाता सर, सबका नहीं करवाता है, सिर्फ इसका। सर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है? इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए थोड़ा पावरफुल चाहिए, और इसका करवाने के लिए तो बहुत पावरफुल चाहिए, इसीलिए सिर्फ सबसे वीक वाले को, क्योंकि ये एक स्टेशन दूर बैठा है ऑक्सीडेशन से, तो इसका ऑक्सीडेशन कराता है। और आप सब जानते हो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन काय में होता है? सर लिखा हुआ है, गवाह है अपने पास, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। काय में होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए COOH, CHOH की पावर 4 और नीचे CH2OH, CH2OH, और इसी को कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहते हैं सर जी? ग्लूकोनिक एसिड। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर अपन तीसरा वाला भी दिखाते हैं। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर अपन तीसरा वाला भी दिखाते हैं। ग्लूकोनिक एसिड, कोई तकलीफ की बात नहीं है,
कोई तकलीफ की बात नहीं है, बढ़िया चल रहा है सर, एक नंबर। जल्दी जल्दी जल्दी, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड हो गया, डन। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आ गया? ग्लूकोनिक एसिड। दिखाओ दिखाओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये देखो सर, ये देखिए, आफ्टर हीटिंग आ डी ग्लूकोज, पहले हटाना पड़ेगा यार, नहीं नहीं यहां नहीं है, अपन यहां है। आफ्टर हीटिंग डी ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर, डी ग्लूकोज एसिड इज प्रोड्यूस, डी ग्लूकोनिक एसिड इज प्रोड्यूस। किस क्या प्रोड्यूस हो गया? डी ग्लूकोनिक एसिड इज प्रोड्यूस। ठीक है, अब देखो कैसे सर, ये कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड किस में? हाँ, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाकी रिमेन्स द सेम, इसी को कहते हैं डी ग्लूकोनिक एसिड। देख लो, देखो देखो देखो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखो, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं हो रही है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल A1 तरीके से हो गया, डन। चल, अरे यार ये आगे क्यों सरकता है भाई? चल, HNO3, अब आता है HNO3। ठीक है, फिर से ग्लूकोज बना लो सर। ये देखो, दिख रहा है क्या जाएगा? HNO3 क्या जाएगा सर? HNO3। मैंने कहा ठीक है सर। क्या आ गया सर? HNO3। मैंने कहा बढ़िया सर, एक नंबर है HNO3। ये और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, ये और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, मतलब दमदार है सर ये, है ना। इसको आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकते कि अरे चल रहे तेरे को अभी निपटा देंगे, ऐसा नहीं है सर। ये थोड़ा सा काम वाला है। कैसा सर? थोड़ा सा काम वाला आदमी है ना, इसको टरका नहीं सकते हैं सर, तेज आदमी है थोड़ा सा ये। कैसा आदमी है? तेज आदमी है थोड़ा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने कहा ठीक है सर। कैसा है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने कहा ठीक है, डन। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ये क्या करेगा समझो सर, ये थोड़ा सा जैसे अपन ने ब्रोमीन वाटर लिया था उससे ज्यादा होता है पावरफुल, तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको भी कर देगा। सर देखो, इसको पहले ऑक्सीडाइज करेगा तो ये बनाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से करेगा तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा है, मजा नहीं आ रहा है। हाँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड CHOH की पावर 4 और फिर नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसको कहते हैं सैचुरिक एसिड। क्या कहते हैं सर? सैचुरिक एसिड। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, सैचुरिक एसिड कहते हैं इसको सर। क्या कहते हैं इसको? सैचुरिक एसिड कहते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या कहते हैं इसको? सैचुरिक एसिड कहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसको। देखो यहां पर, ये देखो सर, अरे मैं नहीं बोल रहा भैया झूठ, तुम टेंशन मत लो। देखो, आफ्टर ट्रीटमेंट विथ HNO3 डी ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू गिव सैचुरिक एसिड, टू गिव सैचुरिक एसिड। मैंने कहा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ते चलो। ये देखो, डी ग्लूकोज काय में कन्वर्ट हो गया भैया? सैचुरिक एसिड में। बिंदास तरीके से काय में कन्वर्ट हो गया? सैचुरिक एसिड में, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन हुआ, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में गया, और ये अल्कोहल भी काय में गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक के आगे कोई कहानी है ही नहीं, कार्बोक्सिलिक के आगे कोई कहानी है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। ये मान के चलो सर, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगल आला, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगल आला। जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी, पक्का, डन। चलो लो एक इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी हो गया, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी देखेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
बढ़िया और मजेदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर। देखते क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10, enumerate the reaction of D-glucose which cannot be explained by its open chain structure। भाई इसको तो एज इट इज लिख के याद कर लेना। वो कहते हैं ना, लिखे जो खत तेरी याद में, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, स्टार मार्क कर लो, जितना आपको अपना स्टार फुलझड़ी इसके ऊपर रखनी है रखते चलो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जितनी स्टार फुलझड़ी आपको इसके ऊपर रखनी है रखते चलो, सब लगा दो इसके ऊपर सर, क्योंकि काम की चीज है। काय की चीज है? काम की चीज है भैया ये। बढ़िया और मजेदार, बिल्कुल सर। देखेंगे सर क्या बोलता है। अब करे चालू, आ जाओ जल्दी आओ सर। द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, अपन ने बनाया था पेंटा एसीटेट। हमने क्या किया था सर, अगर आपको याद हो तो अपन ने एसिड एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन कराई थी तो पेंटा एसीटेट बन गया था। डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, फिर वो भैया हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट नहीं कर रहा है, NH2OH से। किससे रिएक्ट नहीं कर रहा है? NH2OH। पता है क्यों? क्योंकि पेंटा एसीटेट जब बन गया ना, पेंटा एसीटेट बना तो उसका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था वो फ्री बचा ही नहीं है, वो तो निपट चुका है। दिस शोज दैट अ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन ग्लूकोज। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, कोई घबराने वाली बात इसके अंदर नहीं थी। सिंपल सी बात है कि जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन पेंटा एसीटेट से करवाई, जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन पेंटा एसीटेट से कराई तो हमें पता चला कि सॉरी, ग्लूकोज की रिएक्शन हमने एसिड एनहाइड्राइड से कराई तो पेंटा एसीटेट बन गया। अब उसकी रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल अमीन से करा रहे हैं तो भैया आगे काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो आपका फ्री एल्डिहाइड था अब वो प्रेजेंट ही नहीं है, और जब एल्डिहाइड प्रेजेंट ही नहीं है तो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी पहला वाला, जल्दी लिखो पहला वाला भैया, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। जल्दी लिखो भैया पहला वाला, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। चलो भाई जल्दी लिखो पहला वाला, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी सर। मैं पहले ही आपको कह रहा हूं, जरूरी है ये, बिल्कुल जरूरी है। डन। जल्दी 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 हो गया। चलो समझो, सेकंड भैया, सेकंड पे आ गए, समझो। एल्डिहाइड फॉर्म्स द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट बाय गिविंग 2,4-DNP टेस्ट। क्या है कि एल्डिहाइड क्या फॉर्म कर लेता है? हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशनल प्रोडक्ट बाय 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, शिफ्ट टेस्ट एंड रिएक्ट्स विथ NaHSO4, बट ग्लूकोज डज नॉट गिव या अंडरगो दिस रिएक्शन। भैया ग्लूकोज ना तो आपका 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, ना शिफ्ट टेस्ट दे रहा है, और ना आपका भैया रिएक्ट विथ NaHSO4 टेस्ट दे रहा है। किसकी बात हो रही है? ग्लूकोज की। किसकी बात हो रही है? ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ये वाले टेस्ट प्रोवाइड्स नहीं कर रहा है। भाई इनको अच्छे से लिखते हुए चलना। ये सारी रिएक्शंस मैंने करवाई हुई हैं, ये सारी रिएक्शंस मैंने करवाई हुई है चैप्टर में। सारी रिएक्शंस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिल जाएंगे सर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिल जाएंगे। है सर, वहां पर सब है। ठीक है, पूरा बढ़िया तरीके से हर रिएक्शन को एक्सप्लेन करके रखा है अपन ने वहां। हर रिएक्शन को क्या करके रखा है सर? एक्सप्लेन करके रखा है। कोई दुख की बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। और कहीं पर कोई दुख आता है तो आप एक बार आ जाइएगा, अपन देख लेंगे। हर रिएक्शन एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ठीक है, हर रिएक्शन एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। डन। पहला दूसरा दोनों ने पढ़ गया है। अब चलते तीसरे पे, आ जाओ। चलो, वैसे मैं अगर बोलूं, अगर आपको ये दो भी याद है ना, आपका काम हो जाएगा सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो दिखा रहा हूं ना, वो अगर आप नहीं भी पढ़ो ना तो भी चल जाएगा।
अरे अगर मतलब जो आप दिखा रहा हूं वो अगर आप छोड़ भी दो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें 3 और 1 4 की बात हो चुकी है ना। ये तो बस ऐसा ही है, मैंने फिर भी रख लिया कभी कभार ऐसे ही, थोड़ा सा आपके ये नीट और जेई पर्पस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इस पर ज्यादा भी स्ट्रेस नहीं मारूंगा, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई पक्का प्रॉब्लम तो नहीं है, आ जाओ। सर ग्लूकोज इज अवेलेबल इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा, ये बात तो अपन को पता है। अल्फा एंड बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कौन, हमारा ग्लूकोज। द अल्फा फॉर्म मेल्टिंग पॉइंट 419 क्रिस्टलाइज फ्रॉम अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। ठीक है, 303 केल्विन पे जब हमारा ग्लूकोज होता है तो क्रिस्टलाइज होता है अल्फा फॉर्म में, एंड द बीटा फॉर्म मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन क्रिस्टलाइज फॉर्म अ हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। मतलब जब हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज होता है तो वो 371 पे क्रिस्टलाइन होता है, किसका, बीटा फॉर्म, लेकिन हमारा जो ग्लूकोज अल्फा वाला फॉर्म होता है वो क्रिस्टलाइज होता है 303 पे। दिस बिहेवियर कैनॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये वाला फिनोमेना ग्लूकोज का या ये वाला भी जो बिहेवियर है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कौन नहीं कर पाया था सर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मैंने कहा ठीक है सर, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होता है कभी कभी, हो जाता है, हो जाता है सर, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं आती है। जल्दी इतना नोट डाउन करेंगे फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी इतना नोट डाउन करेंगे फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। डन 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 डन, पक्का क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका फिर आगे बढ़ें, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए हो गया ये, पक्का डन। चलिए सर, ओ व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है सर, कर लेते हैं इसको भी, बिल्कुल इजी है कि सर एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये अपन को देखना है। मैंने कहा ठीक है सर, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इन पे अपन को बात करनी है। सर देखो यार, अमीनो एसिड्स तो मैंने पढ़ाया था ना, प्रोटीन का मोनोमेरिक स्ट्रक्चर, प्रोटीन को बनाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है उसी को हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। क्या कहते हैं सर, अमीनो एसिड्स। मतलब अमीनो एसिड्स ही हैं जो हमारे काम के हैं प्रोटीन को बनाने के लिए। ठीक है सर, अब ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब इनमें फर्क क्या होता है जरा समझना। सर एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रिपेयर नहीं होते, जो हमारे बॉडी में तैयार नहीं होते, प्रिपेयर्ड नहीं होते। तो भैया हमें चाहिए रहता है, और हमें चाहिए रहता है तो हमें लेना पड़ेगा, तो हम इसको लेते हैं थ्रू डाइट, डाइट के थ्रू लेते हैं। चल रहे आजा, डाइट के थ्रू आजा। और नॉन एसेंशियल ये है, ये हमारी बॉडी में ही प्रिपेयर होते हैं सर, बॉडी में ही प्रिपेयर होते हैं बाबू, तो हमें इसकी जरूरत नहीं होती। भैया वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, जो चीज हमारे पास होती है उसकी कदर नहीं होती है, तो इसीलिए इसका नाम रखा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और जो चीज हमारे पास नहीं होती उसकी कदर सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसको अपन क्या कह रहे हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हमने कहा ठीक है सर, आपकी बात सर आंखों पे, आपकी बात सर आंखों पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। देखो द अमीनो एसिड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, sorry, required by the human body are called essential amino acids, but
These cannot be produced inside the human body. They must be taken from any external source like food. एग्जाम्पल के तौर पे लियोसिन, एग्जाम्पल के तौर पे लियोसिन, लियोसिन और वेलिन, ये होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। कौन से होते हैं सर? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हल्के में नहीं लेना इनको, ये नॉन एसेंशियल है भैया। अभी इसेंशियल वाली तो बात करी नहीं है मैंने, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ल्यूसीन और वेलिन। मैंने कहा ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। द अमीनो एसिड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी and cannot be produced inside the body are called non-essential amino acids. For example, glycine and alanine. देख रहे हो, जो हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड होती है और हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं, उनको अपन कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देख रहे हो, जो मैंने कहा ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, और इसमें एग्जांपल है ग्लाइसिन और एलानिन, ये हमारी बॉडी में बन जाते हैं, ऊपर वाले हमारी बॉडी में नहीं बनते, इसलिए वो नॉन एसेंशियल, वो एसेंशियल है, और नीचे वाले हमारे नॉन एसेंशियल है। देख रहे हो, कहावत सही होती है भैया, बहुत सारी कहावत सही होती है, बहुत सारी, ये बात मान के चलिए, बिल्कुल कहावत सही होती है बहुत सारी। चलो डन। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन। प्रोटीन से रिलेटेड बताइए कैसे क्या। पहला होता है पेप्टाइड लिंकेज। मैंने कहा था, आप लोग को एक एग्जांपल दिया था, जैसे दीवार बनती है तो दीवार बनती है ब्रिक से, और ब्रिक को जोड़ने के लिए हम बीच में लगाते हैं सीमेंट। तो ब्रिक को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड होता है वो होती है सीमेंट का बॉन्ड। यहां पे भी हम जब बात करते हैं अमीनो एसिड्स की, तो अमीनो एसिड्स भी जुड़ते हैं। एक पानी का मॉलिक्यूल निकलता है और अमीनो एसिड्स ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, ऐसे, ये सब अमीनो एसिड्स होते हैं, ऐसे ऐसे जुड़ते हैं। और जब ये अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तो सर इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस बॉन्ड को? पेप्टाइड बॉन्ड। 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 बात समझ रहे हैं? क्या नाम है इस बॉन्ड का? ए वाले का पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है इसका? पेप्टाइड बॉन्ड। ये अपन को देखने को मिलता है। और ये पता है क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड? ये एक तरीके से अमाइड लिंकेज होती है। कौन सी लिंकेज होती है? अमाइड लिंकेज। ये अमाइड लिंकेज होती है। क्या होता है सर? अमीनो एसिड्स में दो ग्रुप पाए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन ग्रुप। तो एक जगह से OH निकलता है, एक जगह से H, रिमूवल ऑफ वाटर, और फिर यह अमाइड लिंकेज बनती है जो होती है CONH की। ये लिंकेज तैयार होती है, इसी को अपन कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज, इसका नाम अपन इसको देते हैं। हमने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है अगर आप नाम देते हो तो। हमें तो पढ़ने से मतलब था, हमने देख लिया, आपने बोल दिया, हमने मान लिया, हमें क्या दिक्कत है भाई? पेप्टाइड बॉन्ड हो, पेप्टाइड लिंकेज हो, ठीक है। आगे देखते हैं सर, पेप्टाइड लिंकेज। A peptide linkage is an amide linkage which is formed by the elimination of a water molecule between the carboxylic group of one amino acids and amine group of another molecule of amino acid। एक अमीन ग्रुप जिसमें से कार्बोक्सिलिक रहता है और एक अमीन जिसमें हमारा NH2 ग्रुप होता है। ये दो ग्रुप अपन को देखने को मिलते हैं, एक NH2 ग्रुप मिलता है
और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये दो चीजें अपन को देखने को मिल रही है। जल्दी देखो एक बार, जल्दी देखो एक बार, जल्दी। डन हो जाए तो जरूर बताएंगे, हो जाए तो जरूर बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, पक्का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कंफर्म ना? ठीक है सर। ये देखिए, अब आते हैं अपन प्राइमरी स्ट्रक्चर किसका? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सर प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, मैं बता रहा हूं ना आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये अमीनो एसिड्स जुड़ते चले जाते हैं, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से, तीसरा अमीनो एसिड चौथे, और जब दो अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं इसको कहते हैं डाइपेप्टाइड, तीन जुड़ जाते हैं ट्राइपेप्टाइड, ऐसे अगर 10 से ज्यादा जुड़ जाते हैं इनको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। और यही एक किस थ्रू जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ये इस तरीके से। और यही आपका होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पूरी सीधी सीधी आपके अमीनो एसिड्स की चेन बन जाती है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आती। हाँ, अगर किसी भी अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस में आपने चेंज किया तो एक नया प्रोटीन तैयार हो जाएगा, यह बात मान के चलिएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। वी कैन रिफर टू द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच वेरियस अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। वी टॉक अबाउट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, like the sequence of linkage between amino acid is a polypeptide chain. In a polypeptide chain, ये पूरी polypeptide chain बनती चली जाती है। The amino acids are arranged in a different sequence in each protein. A little difference in the sequence of the arrangement will create a completely different protein. सीधा different protein तैयार होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिगड़ेगा बनेगा, कुछ नया ही बन जाएगा, कुछ नया ही बन जाएगा, फिर बैठे ही रहोगे, कुछ नया ही बन जाएगा, फिर बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए भैया इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, बहुत ही अच्छे से रखना है, नहीं तो पता चले कुछ और ही बन गया, नहीं तो पता चले कुछ और ही बन गया है। बिल्कुल सर, इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, कुछ और ही बन जाए नहीं तो। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, तेजी में, बिल्कुल तेजी में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये देखिए एक बार एग्जांपल के साथ भी बताया गया है। देखो ये वेलिन था और ये हमारा एनिलीन था, इसका OH चला जाएगा, इसका H चला जाएगा, बीच में एक अमाइड लिंकेज बनेगी। ये देखो ये हमारी अमाइड लिंकेज है CONH, और ये बन गया वेली एलेनिन, ये हमारा डाइपेप्टाइड बन गया, एक पेप्टाइड लिंकेज के साथ। एक और जुड़ जाएगा ट्राइपेप्टाइड, एक और जुड़ जाएगा टेट्रापेप्टाइड, ऐसा चलते चलते 10 से ज्यादा हो जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड। और यही हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, यही हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इसी को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ऑफ प्रोटीन। चल लास्ट आता है डीनेचरेशन। अब ये क्या है इसको और समझ लेते हैं। भैया क्या है डीनेचरेशन? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है बताओ जल्दी, क्या होता है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन? तो हमने कहा जब हमारा जो प्रोटीन होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करवाता है, उसको हम कहते हैं नेटिव प्रोटीन। क्या कहते हैं? नेटिव प्रोटीन। हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो हमारी सारी एक्टिविटीज को देखता है, करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस प्रोटीन को 2-3 सर्कमस्टेंसेस में फंसा दिया, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर में, चेंज इन पीएच में, तो भैया बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया या आपने पीएच चेंज किया, तो इसके अंदर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं
वो हो जाएंगे डिस्टर्ब, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे डिस्टर्ब, जिसके चलते सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो अनकॉइल होने लगेगा, फाइब्रस भी आपका बिल्कुल बेकार होने लगेगा। और एक बार प्रोटीन का स्ट्रक्चर खुलने लगा प्रोटीन हो जाता है खत्म, उसी को अपन कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। और एक बार प्रोटीन डीनेचर्ड हुआ, बेकार, खत्म, अब उस प्रोटीन को वापस बनाने के लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्रोटीन से छेड़छानी नहीं होनी चाहिए। सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं, आप तो एक अंडे को लो गर्म पानी में डाल देते हो, जब आप डालते हो तो वो हो जाता है एग वाइट पूरा का पूरा सॉलिड। पहले प्रोटीन अलग रहता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया। अब अगर आप में दम हो, जितनी आप मेथड जानते हो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो सॉलिड एग वाइट को वापस अंडा बना के दिखा दो नेचुरली, मैं मान जाऊंगा। एक बार अगर प्रोटीन डीनेचर्ड हुआ, खेल खत्म। दुनिया की कितनी भी ताकत लगा लो, वापस प्रोटीन नहीं बन पाएगा, वापस प्रोटीन नहीं बन पाएगा। इसलिए कहता हूं प्रोटीन के साथ छेड़छानी नहीं होनी चाहिए। A protein has a unique three-dimensional structure and a unique biological activities inside a biological system. In these type of circumstances, protein are called native protein. क्या कहा जाता है प्रोटीन को? नेटिव प्रोटीन। Whenever we put a native protein into a physical change like a change in temperature or any change in chemical change like a change in pH, then there is hydrogen bonds are disturbed or change. और अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दिस रिजल्ट in a unfolding of a globular and uncoil the helix, वो जो हेलिक्स स्ट्रक्चर था वो पूरी खुलने लगेगी। and the consequences of this change are that the protein result in the loss of its biological activity, वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी छोड़ने लगेगा। this loss of biological activity by the protein is called denaturation, इसी को कहते हैं हम denaturation। during this process नो चेंज आर एनकाउंटर इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी डिस्ट्रॉयड, टर्शरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स विल बी डिस्ट्रॉयड, यही मैंने कहा था। एन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचर्ड प्रोटीन इज द कोगुलेशन ऑफ एग वाइट व्हेन एग इज बॉइल्ड, बिल्कुल सही बात है। एग वाइट वाला एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, एग वाइट वाला एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए सर, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पे फटाफट नोट डाउन करेंगे। हो जाए तो बताएंगे जरूर सर, हो जाए तो बताएंगे जरूर सर, है ना कि नहीं? बताना जरूरी है सर, जरूरी है, जरूरी है। जल्दी 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 हो गया। ये था डीनेचर्ड ऑफ प्रोटीन। सर फाइनली यहां पर अपना ये लास्ट क्वेश्चन क्या होता है समाप्त, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी देखिए, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां देखिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको लिया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसको देखिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और ये वाला लास्ट वाला था, और फाइनली यहां पर होता है एंड। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए। बढ़िया तरीके से समझाया सर, सब कुछ बढ़िया और A1 रखते हुए। अगर कहीं पर कोई डाउट आया हो तो प्लीज बताएंगे जरूर। और अगर आज कोई फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स टाइमली मिल जाएंगे बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली, ठीक है सर। और दबा के लाइक और शेयर करेंगे तभी मजा आएगा सर। बोले तो झकास तरीके से, लाजवाब तरीके से, A1 तरीके से, ठीक है। आप जानते हैं सर, मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है बढ़िया और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, जल्दी बताइए, पक्का कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? नहीं सर, क्या ही प्रॉब्लम होगी, बढ़िया चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, A1। फिर आप जानते ही हो मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं आपको। वहीं मैं बात करूं हिंदी मीडियम की, तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये भी कवर करवाया जाता है बढ़िया और शानदार तरीके से। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये भी बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं है ब्रो, बढ़िया तरीके से चलने दो, एक तरफा बोले तो झकास, लाजवाब, बस सर लगे रहिए। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, लिखे जो खत, है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखेंगे। अगर कोई भी डाउट आया तो बताए जरूर, और सब बढ़िया हो तो एक बार फायर वाला इमोजी हो जाए बढ़िया और शानदार तरीके से। तो ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक निपटा दिया है। अब कल कहां से आने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर सर जितने, शायद मेरे हिसाब से 25 क्वेश्चन है, तो बाकी वो कल आने वाले हैं बिल्कुल बढ़िया समय पे। सर कितने बजे? मैंने कहा भैया इसी समय आता हूं, इसी जगह आता हूं, तो मतलब सेम टाइम सेम जगह। तो कल यहीं मिलेंगे बढ़िया और शानदार तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।